हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश शाह आपके सामने हाजिर हूं एलपी और टेक्नीशियन के रिवीजन और प्रैक्टिस बैच में साइंस की दूसरी क्लास लेकर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस के 25 पीवाईक्यूज। तो आज भी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, जैसे सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार जुड़ जाएं, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। हेलो चंदन, अभी, अवनीश, नीतीश, प्रतीक, ललित, वरुण, अंकुश, सबिता, सोमवीर, सभी लोग एक बार जुड़ जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। हेलो बबलू, करण। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन को और चलते हैं आज के सवालों की तरफ। आज का पहला सवाल आप देख सकते हैं, क्वेश्चन है, ध्यान से सवाल को पढ़िएगा, न्यूमेरिकल है, फिजिक्स का। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है कि 2 केजी के एक द्रव्यमान वाली वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? यानी आपके एग्जाम में यह चीज याद रखिएगा, लगभग फिजिक्स में 2 से 3 न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में बन जाते हैं। बहुत ना तो बहुत बेसिक होते हैं, ना ही बहुत मुश्किल होते हैं, मॉडरेट लेवल के होते हैं। अब इस सवाल की जब बात करते हैं, देखिए आप लोगों को पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है, ठीक। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बॉडी है, उसका मास आपको दिया है कितना है, 2 केजी है। हमें वेलोसिटी निकालना है, लेकिन वेलोसिटी तो दिया ही नहीं है इसमें। कह रहा है कि एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड के वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया, लेकिन कह रहा है 2 सेकंड के बाद उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। 2 सेकंड के बाद जब इसको ऊपर फेंकेंगे सर, तो हमें 2 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी निकालना है। और यहां पर आप पता है, जब ये इधर से ऊपर की ओर जाएगा तो इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा, जी काम करेगा, लेकिन वो जी किधर, नीचे की तरफ लगेगा। यानी कि इसका जो यहां पर एक्सेलरेशन होगा, यहां पर आपको दिया हुआ है जी कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यानी कि एक्सेलरेशन जो यहां पर होगा इसका -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, क्योंकि ये इधर मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यहां पर जब हम 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी इसका निकालेंगे, v इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला गैलीलियोस इक्वेशन ऑफ मोशन। v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at। u कितना है, इनिशियल किस वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, 20 से। एक्सेलरेशन कितना है जी, -10। t कितना है, 2। यानी इसका जो 2 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी क्या आ जाएगा, 20 - 20 यानी 0 मीटर पर सेकंड। यानी कि 2 सेकंड के बाद ये जो है अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा और इसके बाद फिर ये वापस आना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर वेलोसिटी 0 होगा तो पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जी, यहां पर 0 होगा, है ना। लेकिन मैं अब यहां पर अगर आपसे पूछूं कि इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, बताइए, कोई बता सकता है? इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बताइए। इसका सही उत्तर तो आ गया क्या, ऑप्शन 3, 0 जूल। ये सबको समझ में आ गया, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बताइए। एनीवन? बता सकते हैं? अगर मैं पूछूं इसका स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh। अब यहां पर देखिए, इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी आपका मैक्सिमम होगा कहां पर, 2 सेकंड के बाद आपसे पूछ रहा हूं मैं, 2 सेकंड के बाद। जहां पर काइनेटिक एनर्जी पूछा गया, वहीं पर मैं पूछ रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो इसको निकालने का 2 तरीका है। पहला तरीका तो देखो क्या है, mgh से निकालना है। m कितना है, 2 है, g कितना है आपका, 10 है। अब h निकाल लेंगे। h के लिए हमारे पास फॉर्मूला h इज इक्वल टू क्या, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कितना दूर पहुंचेगा ये निकाल लो। u कितना है, 20, टाइम कितना है, 2 प्लस हाफ, a कितना है, -10 इंटू टी का स्क्वायर, टी कितना है, 2 इंटू 2 कर लो, कितना आ जाएगा करके देखो, 40। अब माइनस क्या हो जाएगा, 20, यानी कितना ऊपर जाएगा ये, 20 मीटर ऊपर जाएगा, है ना।
यानी इंटू 20 कर लो, कितना हो जाएगा? 400 जूल होगा। ठीक है, एक तो यह तरीका हुआ। दूसरा तरीका कैसे निकाल सकते हैं सर? इसका दूसरा तरीका भी है क्या? अरे बिल्कुल है, खेलना सीखिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, न्यूमेरिकल के साथ जब तक खेलोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। अब देखो ध्यान से मेरी बात को समझना, हम क्या कर रहे हैं, इसका शुरू में काइनेटिक एनर्जी निकाल ले रहे हैं। शुरू में जब इसको बॉल को हम फेंके नहीं, मतलब जब बॉल को फेंक रहे हैं उस समय उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बताओ? जब बॉल को फेंक रहे हैं उस समय उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? अभी 2 सेकंड के बाद नहीं, जब फेंक रहे हैं, फेंकते समय क्या होगा इसका काइनेटिक एनर्जी? हाफ इंटू एम इंटू वी दिया है, कितना है? 20 का, इसका 20 इंटू 20। ये 2 से 2 बार में 2 2 कट गया, कितना आ गया? ये 400 जूल आया। अब समझो, जो कॉन्सेप्ट मैं समझाने जा रहा हूं बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है, समझो। जब भी किसी बॉल को आप नीचे से ऊपर फेंकते हैं ना साहब, जब भी किसी बॉल को आप नीचे से कहां फेंक रहे हो, ऊपर फेंक रहे हो, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? बढ़ता है। काहे बढ़ता है सर? काहे की हाइट क्या होता है? बढ़ता है। और इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी घटता है। काहे घटेगा? काहे कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा ना, इसका वेलोसिटी क्या होगा? घटेगा। लेकिन याद रखिएगा यहां पर जितना काइनेटिक एनर्जी में कमी होता है उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है? वृद्धि होता है। यानी कि अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी में 20 जूल का कमी हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना होगा? 20 जूल का वृद्धि हो जाएगा। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि ऊर्जा को ना तो हम बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। यानी कि इस मोशन के दौरान ये जब बॉल नीचे से ऊपर जा रहा है, इस दौरान क्या हो रहा है? ये जो गतिज ऊर्जा है ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसलिए यहां पर पहुंचते पहुंचते काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? 0 हो गया। यानी कि जितना यहां पर फेंकते समय कितना था काइनेटिक एनर्जी? 400 जूल था ना जी। ये पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी यहां पर किस में कन्वर्ट हो गया होगा? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा। इसलिए इस सवाल को आप इस तरीके से भी कर सकते थे कि जो इस समय फेंकते समय जो काइनेटिक एनर्जी था वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया होगा किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। यानी कि अगर आप H नहीं भी निकालते हो यहां पर तो इससे भी आपका उत्तर आ सकता है। अरे बात समझ में आया सबको? जो हम कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं सब समझ में आ गया सबको? हाँ या नहीं बताओ? सबको क्लियर है? ठीक है, किसी को अगर समझ में नहीं आया तो पूछिएगा। कोई भी बॉल जब नीचे से ऊपर जाता है तो देखो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? घटता है। काहे कि उसका वेलोसिटी घटता है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, काहे कि उसका हाइट बढ़ता है। और मान लो काइनेटिक एनर्जी जितना घटेगा ना, मान लो इसमें 10 जूल कमी हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल बढ़ेगा। इसलिए जैसे जैसे यहां पर गए, यहां मान लो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितना था? 400 जूल था। बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, ऊपर जाते जाते यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? 0 हो गया। यानी कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया होगा? 400 जूल हो गया होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब जिसको समझ में आया एक बार दोबारा देखना। देखिए ये भी न्यूमेरिकल है, सभी सब पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू है ये। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, देखिए पूछ रहा है क्या? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कल इस तरह का क्वेश्चन करवाए थे आप लोगों को। जो कल का क्लास किया होगा उसको पता है कल हम इस तरह का क्वेश्चन किए थे। कल इस तरह का क्वेश्चन किए थे, याद करिए। बताया था ना कल कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताए थे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में जो परिवर्तन होता है वही किसके बराबर होता है? वर्क डन के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर होता है? कार्य के बराबर। यानी कार्य बराबर क्या? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, बताए थे। इस प्रकार यहां से निकालिए। शुरू में काइनेटिक एनर्जी क्या है? 4 किलोग्राम वजनी एक वस्तु स्थिर स्थिति में है। स्थिर यानी कि स्टैटिक है।
यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसका क्या है, 0 है, क्योंकि स्थिर है ना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, तो v क्या है, 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 4 इंटू 0, तो यानी कि ये 0 जूल आ गया। लेकिन कह रहा है निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड का गति मिल गया इसको। तो अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू मास कितना है 4, v कितना है 5 इंटू 5, ये कितनी बार में कट गया, 2 से 2 बार में कितना आ गया, ये 50 जूल आया जी। वर्क डन क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, कार्य क्या हो गया, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालो। कल भी ऐसा क्वेश्चन कराए थे तुम लोगों को, इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में बनता है। बात समझ में आ गया सबको, सबको ये क्वेश्चन समझ में आया, आया नहीं बताओ। फिर हम चलेंगे इसके अगले सवाल पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह कह रहा है एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। देखिए प्लांट टिश्यू की जब बात करते हैं ना हम लोग, जब हम लोग पादप के उत्तक की बात करते हैं, पादप उत्तक में एक उत्तक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं विभाज्य उत्तक, या फिर उसे बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या फिर क्या बोलते हैं, विभाज्योत्तक बोलते हैं। समझिएगा, विभाज्योत्तक। और ये जो विभाज्योत्तक होता है ना, ये 3 तरह का होता है। एक होता है शीर्षस्थ यानी एपिकल मेरिस्टेम, जिसे बोलते हैं शीर्षस्थ विभाज्योत्तक बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, या इसे कहते हैं शीर्षस्थ विभाज्योत्तक। ये जो शीर्षस्थ विभाज्योत्तक होता है, याद रखिएगा, ये किसमें लंबाई में वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लंबाई में वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, यहां पर जो लिखा है देख रहे हैं, एपिकल मेरिस्टेम। और ये जो लैटरल मेरिस्टेम, ये दूसरा मेरिस्टेम है, समझिएगा ध्यान से। ये जो लैटरल मेरिस्टेम है, ये इसका जो रेडियल ग्रोथ होता है ना, रेडियल ग्रोथ का क्या मतलब, जो मोटाई है, चौड़ाई है, इसमें वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। और जो तीसरा इंटर कैलरी मेरिस्टेम है ना सर, ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो है, ये किसके गांठ, जो नोड्स होते हैं, है ना, यानी कि जैसे बांस देखते हो, बांस का जो पेड़ रहता है, यहां पर ये गांठ ऐसे ऐसे बना रहता है इस तरह से। ये जो गांठ होता है ना, नोड्स या इंटर नोड्स जो होते हैं, उसमें वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। अंतर्वेशी विभाज्योतक बोलते हैं इसको, है ना, अंतर्वेशी विभाज्योतक बोलते हैं। और मेरा सवाल है आप लोगों से, आप लोग ये बताएंगे कि टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं, टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं, आप लोग ये बताएंगे। साथ ही साथ याद रखिएगा दोस्तों, जब आप कोई पेड़ देखते हैं तो पेड़ के अंदर ना, जो कोई लकड़ी देखते हैं तो लकड़ी के अंदर ऐसे ऐसे गोल गोल से आपको रिंग्स दिखते हैं। और इन रिंग्स को क्या कहते हैं सर, इन रिंग्स को हम लोग कहते हैं एनुअल रिंग्स। क्या बोलते हैं इनको, एनुअल रिंग्स, यानी वार्षिक वलय। और इस वार्षिक वलय से हम क्या करते हैं, इस वार्षिक वलय से हम प्लांट की आयु, यानी जो पादप होता है ना सर, उसकी आयु ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, उसकी एज काउंट करते हैं। कैसे, याद रखिएगा, इस एनुअल रिंग को काउंट करके जितना वार्षिक वलय का संख्या होता है ना, तो यानी कि प्लांट का जो एज होता है, पेड़ की जो आयु होती है, वो किसके बराबर होती है, पेड़ की आयु बराबर वार्षिक वलयों की संख्या। जितना वार्षिक वलय का संख्या होता है ना, उतना वर्ष होता है। वार्षिक वलयों की संख्या जितना होता है, उतना ही वर्ष होता है। यानी कि अगर वार्षिक वलय का संख्या मान लो 5 है, आयु 5 वर्ष। अगर वार्षिक वलय का संख्या 10 है, तो आयु कितना होगा, 10 वर्ष। अगर 100 है तो 100 वर्ष, है ना। ये जो 1 बराबर 10 ईयर, ऐसा नहीं होता। 1 रिंग बराबर 1 साल, 2 रिंग बराबर 2 साल, 5 रिंग बराबर 5 साल, 50 रिंग बराबर 50 साल। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन ये जो तरीका है,
प्लांट की एज को काउंट करने का इस विधि को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं, इसके लिए कोई हिंदी शब्द नहीं है। क्या बोलते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए, इसके बाद आप लोग इसका उत्तर दीजिए। शिवानी जी, 1 रिंग बराबर 1 साल, 10 रिंग बराबर 10 साल, 50 रिंग बराबर 50 साल, है ना? याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बढ़ते भ्रूण के पोषक उत्तक का कार्य करता है। यहां पर याद रखिएगा, जो कोई भी भ्रूण जब बढ़ता है ना, कोई भी सीड, एक्चुअली में सीड, कोई भी जब बीज होता है, वो जब पेड़ में बदलता है तो इसके ऊपर क्या होता है ना, चारों तरफ एक ऐसे लेयर बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म या फिर इसी को क्या बोलते हैं, भ्रूण पोष कहते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रूण पोष। और यही क्या करता है, सीड को क्या करता है, पोषक उत्तक। यही सीड का क्या है, पोषक उत्तक, यानी कि ये सीड को न्यूट्रिशन प्रदान करता है, किसके लिए? उसके ग्रोथ के लिए, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, जो सीड है यानी जो बीज है, बीज के बारे में याद रखना, जो बीज का अध्ययन होता है ना, बीज का अध्ययन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अस्पर्मोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्पर्मोलॉजी। लेकिन जब भी डेंड्रोक्रोनोलॉजी, याद रखिएगा, वह मेथड है, वह तरीका, वह विज्ञान, जिससे कि हम एनुअल रिंग्स की संख्या को गिन करके, एनुअल रिंग्स यानी वार्षिक वलियों की संख्या को गिन करके हम लोग प्लांट के एज को काउंट करते हैं, उसी विज्ञान को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब सीड की बात कर रहा है ना सर, तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2। 2 इज द राइट आंसर। अब देखिए, जब भी कोई बीज है, ध्यान से समझिएगा, ये मान लो बीज है, बीज का अंकुरन हुआ, अंकुरन यानी जर्मिनेशन होता है। आपको पता होगा कि बीज का जब अंकुरन होता है ना, तो इससे एक हिस्सा ऐसे नीचे की तरफ निकलता है, एक हिस्सा ऐसे ऊपर की तरफ निकलता है ना सर? बिल्कुल पूछता है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है विकी। यहां पर देखिए, ये जो है आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग जो ऊपर की ओर निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रांकुर। प्रांकुर या फिर क्या बोलते हैं उसे? प्लूमूल कहते हैं। और यही प्रांकुर आगे चलकर किसमें कन्वर्ट होता है? तना में। ये जो आपका नीचे की ओर निकलता है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल। या फिर इसे क्या कहते हैं? मूलांकुर। और मूलांकुर जो है, यही आगे चलकर किसमें कन्वर्ट होता है? जड़ में, यानी कि रूट में कन्वर्ट होता है। बात समझ में आ गया? और तना का कुछ उदाहरण लिख लेना, जितना लिख रहे हैं इतना याद रखना। तना का उदाहरण क्या है? आलू, प्याज, अदरक, लहसुन। आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, अरबी हल्दी, अरबी हल्दी, ये सब क्या है सर? ये सब तना है। ये सब क्या है? स्टेम। तो मेरा यहां से 2 सवाल भी है। पहला सवाल यह है, आप लोग ये बताइए, हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? और फिर दूसरा सवाल है, आप लोग ये बताएंगे, प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण होता है? यह सब क्या है? तना है सर। जड़ का उदाहरण, जड़ का उदाहरण लिख लीजिएगा। गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर, ये सब किसका उदाहरण है? तो ये सब याद रखिएगा, ये सब उदाहरण है किसका? ये सब जड़ का उदाहरण है। और हल्दी का पीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? हल्दी का पीला रंग होता है कुर्कुमिन के कारण। और प्याज और लहसुन में गंध जो होता है सल्फर के कारण होता है। और याद रखेंगे, रबड़ का जो वल्कनीकरण होता है, रबड़ के वल्कनाइजेशन में भी किसका यूज होता है? सल्फर का यूज होता है सर। यहां तक बात समझ में आ गई? और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग साथ में कॉपी रखिएगा। अगर नहीं रखे हैं तो आप लोग कॉपी ले लीजिए, एक 50 पन्ने का, जितने पन्ने का आप ले सकते हैं, 50-60 पन्ने का ले लीजिए।
और इसको आप लोग लिखिए, जो भी नया चीज आपको पता चल रहा है। कौन कौन लिख रहा है पहले बताओ। नया चीज अगर पता चल रहा है तो कौन कौन लिख रहा है, तभी फायदा है इस प्रैक्टिस और रिवीजन बैच का, है ना, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं। बात समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, या क्लोरिफिकेशन यानी कि शोधन होता है? याद रखिएगा, जो आपके खाना को खुला छोड़ दो, तेल को खुला छोड़ दो, तो उससे गंध आने लगता है। क्यों? क्योंकि हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन के कारण उसका क्या होने लगता है? ऑक्सीकरण। सर ऑक्सीकरण का मतलब क्या? ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का योग, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और क्या? हाइड्रोजन का वियोग। अरे हाँ या नहीं? हाइड्रोजन का वियोग बराबर है। बात समझ में आया? ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। बात समझ में आ गई? और रिडक्शन जस्ट इसका उल्टा होता है। रिडक्शन यहां पर क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा होता है। सर ऑक्सीडेशन का और कोई उदाहरण है? हमारे शरीर के अंदर जो श्वसन होता है वो किसका उदाहरण है? ऑक्सीडेशन का उदाहरण। क्योंकि ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है और वो ग्लूकोज को तोड़ता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और किसमें? एटीपी में। ऑक्सीडेशन का उदाहरण क्या है? लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण? ऑक्सीडेशन का उदाहरण है। क्योंकि वहां पर आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, क्या बनाता है? जंग बनाता है, जंग। और जंग का फॉर्मूला क्या होता है सर? जंग का फॉर्मूला क्या होता है? याद रखना, कई बार पूछता है, Fe2O3। यानी लोहे पर जंग लगना, यह भी किसका उदाहरण है? ऑक्सीडेशन का उदाहरण। बात समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताइए। अगले सवाल पर चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना? तो याद रखिएगा, हमारे न्यूटन की गति का तीसरा नियम, जिसे हम लोग एक्शन रिएक्शन फोर्स कहते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं, जो कहता है हर क्रिया के प्रति एक बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो हमें बल के नेचर के बारे में बताता है, हमें फोर्स के नेचर के बारे में बताता है। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या बताता है? फोर्स का डेफिनेशन। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या बताता है? फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma। और जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, यह हमें क्या बताता है? नेचर ऑफ फोर्स, यानी बल की प्रकृति। और न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है? कि बल हमेशा, फोर्स हमेशा किसमें लगता है? पेड़ में लगता है। यानी एक एक्शन फोर्स लगेगा तो उसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, यानी एक के ऊपर एक्शन फोर्स लगेगा तो उसका जस्ट अपोजिट क्या लगेगा? रिएक्शन फोर्स लगेगा। लेकिन यहां पर ये जो एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स क्या एक ही पिंड पर लगता है? याद रखिएगा, नहीं। एक्शन और रिएक्शन फोर्स ये दो अलग अलग पिंड पर लगता है सर। जैसे मान लीजिए आपने ऐसे, मान लीजिए यहां पर ऐसे एक थप्पड़ लगा रहे हैं, मान लो, तो ये हाथ के द्वारा गाल के ऊपर क्या एक्शन फोर्स लग रहा है, लेकिन जो गाल है उसके द्वारा हमारे हाथ के ऊपर कौन सा बल लग रहा है? रिएक्शन फोर्स लग रहा है। बात समझ में आया? यानी कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो है ये दो अलग अलग पिंड पर लगने वाला क्या है? दो अलग अलग मतलब ऑब्जेक्ट पर लगने वाला बल है। क्लियर है पॉइंट यहां तक? यानी कि यहां पर जो बल है, बल हमेशा आपका किसमें लगता है? बल जो है ये कभी अकेले नहीं होता है। ठीक है? और मोमेंटम की बात करते हैं, संवेग की बात करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? mv। इसे हम लोग डिनोट करते हैं p से। p इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है। क्लियर है? चला आगे। चलिए
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं न्यूटन की गति के तीसरे नियम का कई सारा उदाहरण है। जैसे आप बॉल को दीवार पर फेंकते हैं, बॉल टकरा के वापस आ गया। आप जमीन पर जब खाली पैर चलते हैं, आपके पैर में चोट लगता है। पानी में कूदने पर चोट लगना, थप्पड़ मारने पर हाथ में चोट लगना, फुटबॉल को पैर से मारने पर पैर पे चोट लगना, है ना। नाव से कूदने पर नाव का पीछे हटना। रॉकेट जो लॉन्च होता है वो भी न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर ही क्या होता है, आधारित होता है ना। यहां पर दोस्तों जब बात करते हैं इस सवाल की, कह रहा है कि अगर क्रिप्टन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 36 है। क्रिप्टन एक क्या है जी, इनर्ट गैस है। इसका लिखेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6, फिर क्या होगा 3s2 3p6। इसके बाद कहां जाएंगे, 4s2, है ना। कितना हो गया, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20। इसके बाद क्या हो जाएगा, 3d 10, ये होगा ना। फिर क्या होगा आपका 4p6, यही होगा, बताओ। यानी क्या हो जाएगा, 2 8 6 2 8 10 18, और इसके बाद क्या हो जाएगा 6 2 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। लेकिन याद रखो, कोई भी ऑर्बिट है, किसी भी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2n²। किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी तल में, किसी भी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा उसका फॉर्मूला क्या है, 2n², जहां पर n क्या है, कक्ष की संख्या, कक्ष की संख्या। ये क्या है आपका n, ठीक है। यहां पर जो अलग अलग ऑर्बिट होता है उसको हम लोग नाम देते हैं k l m n, यही नाम देते हैं ना जी। k या ये पहला ऑर्बिट है, l दूसरा ऑर्बिट है, m तीसरा ऑर्बिट है, इसी तरह n क्या है, चौथा ऑर्बिट है। बात समझ में आ रहा है। लेकिन ये किसी भी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन फिल होगा, किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी कक्ष में कितना ऑर्बिट और मतलब जो है आपका फिल होगा, ये जो फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन को, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखते हैं, ये किस सिद्धांत के ऊपर लिखते हैं, किस सिद्धांत के ऊपर बता सकते हैं। इसके लिए सिद्धांत कौन सा है, याद रखिएगा, ऑफ-बॉ प्रिंसिपल है, ऑफ-बॉ सिद्धांत है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए। आपसे ये सब सवाल भी बन सकता है, ऑफ-बॉ का प्रिंसिपल या ऑफ-बॉ का सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती। बायोगैस संयंत्र में याद रखिएगा सर, क्या क्या मिलता है। मीथेन तो सबसे मुख्य रूप से मिलता ही है। यहां पर पूछ रहा है कौन सा नहीं मिलता है, कौन सा उत्पन्न नहीं होता है, यह पूछ रहा है आपसे। उसमें मीथेन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, और यह हाइड्रोजन सल्फाइड, ये तीनों होगा। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होगा, मीथेन होगा। और इस मीथेन को ही याद रखिएगा, इसी को हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं, मार्स गैस, क्योंकि दलदली क्षेत्रों से आपका मीथेन निकलता है। मीथेन को ही नेचुरल गैस भी कहते हैं, क्योंकि जो आपका सीएनजी है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है, उसमें मुख्यतः आपका मीथेन होता है। गोबर गैस भी कहते हैं मीथेन को, क्योंकि गोबर गैस में मुख्यतः आपका मीथेन होता है। कई बार पूछा जाता है धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है, धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है, तो याद रखिएगा वहां से भी मीथेन निकलती है। कई बार आपसे पूछता है जो र्यूमिनेंट एनिमल होते हैं, जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, उससे कौन सी गैस निकलती है, उससे भी मीथेन निकलती है। हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, यहां पर H2S है, यानी कि उसमें हाइड्रोजन भी है, ठीक। कई बार पूछा जाता है कोयले के खदान में, कोल माइंस में जो आग लग जाता है वो कैसे लग जाता है, तो मीथेन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से लग जाता है। मीथेन और किसके, ऑक्सीजन की अभिक्रिया से लगता है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि मीथेन को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, मीथेन को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या बनता है, याद रखिएगा इससे बनता है आपका कार्बन ब्लैक बनता है।
कार्बन ब्लैक बनता है। क्लियर? अब देखिए यहां पर जब बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में याद रखना, इसे क्या बोलते हैं? दम घोटू गैस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? दम घोटू गैस। क्यों कहता है दम घोटू गैस? क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के घुलने की कैपेसिटी को कम कर देता है। क्योंकि हेमोग्लोबिन को सबसे पसंद है क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए इसे दम घोटू गैस भी कहते हैं। और याद रखिएगा सर, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड में हाइड्रोजन मिला देते हैं, इससे बनता है क्या? एक गैस जिसे बोलते हैं वाटर गैस। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड में मिला देते हैं क्या? नाइट्रोजन, तो ये क्या बना देता है? ये बना देता है प्रोड्यूसर गैस। सर अगर कार्बन मोनोऑक्साइड में क्लोरीन मिला देंगे तो क्या बना देगा? ये बना देगा सर फॉस्जीन। कौन सा गैस बना देगा? फॉस्जीन गैस। ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कहां से निकलता है? कोयला जलाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। जो कार का धुआं है, बाइक का धुआं है, उसमें क्या निकलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत बढ़िया। लकड़ी का धुआं है, उसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। अगला कह रहा है ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? ये ऐसे हथौड़ा उठाए हुए है ना, उसके पास कौन सा एनर्जी होगा बताइए? नहीं, भोपाल गैस ट्रेजेडी में उसमें अलग गैस निकला था, मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC। तो उसमें कौन सा एनर्जी होगा जी? पोटेंशियल एनर्जी होगा। सर मैकेनिकल एनर्जी किसे कहते हैं? जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को जोड़ देते हैं ना, उसी को कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। जैसे उड़ता हुआ हवाई जहाज, उसमें मैकेनिकल एनर्जी होता है। उड़ता हुआ पक्षी, उसमें क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी होता है। उड़ता हुआ पतंग, उसमें क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी होता है। ठीक है? क्लियर है पॉइंट? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है राजकुमार। चलता हुआ पंखा, छत पर दौड़ता हुआ बालक। ठीक है, बात समझ में आ गया? स्थितिज ऊर्जा कहां पर होगा? स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण क्या है? हाथ में रखा पत्थर, हाथ में रखा हथौड़ा, तना हुआ तीर, समझ रहे? तना हुआ गुलेल। जो चाबी वाली घड़ी है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। जो आपका बांध में जो भंडारित वाटर है, जो डैम होता है उसमें जो पानी जमा हुआ है, उसमें कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी होता है। बात समझ में आ गया? ठीक है, चलिए इसके आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फ्लाइंग बर्ड में मैकेनिकल एनर्जी इसलिए है ना उमेश जी, क्योंकि वो उड़ रहा है, गति कर रहा है, तो गति के कारण उसमें एक गतिज ऊर्जा होगी। और वो कुछ ऊंचाई पर उड़ रहा है, उस ऊंचाई के कारण उसमें क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा भी होगी। धनुष से निकला तीर, उसमें भी यांत्रिक ऊर्जा है। बंदूक से निकली गोली, उसमें भी यांत्रिक ऊर्जा है। यहां पर कह रहा है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि मास m के साथ चलती वस्तु की गति, जो ऊर्जा क्या है? E के है। कह रहे यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v कर दे, यानी कि E के कितना है जी? हाफ mv स्क्वायर है। अब कह रहा है कि v को दुगुना कर दें, हाफ इंटू m, v को दुगुना कर दो सर, 2v स्क्वायर हो गया। हाफ इंटू कितना हो जाएगा? m, 4v का स्क्वायर हो गया, यानी कितना हो गया? 4 इंटू हाफ mv स्क्वायर हो गया। यानी नया जो काइनेटिक एनर्जी हो गया वो कितना हो गया? 4 ek, क्योंकि ek कितना था? हाफ mv स्क्वायर। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना? ये भी एक तरह से न्यूमेरिकल ही है। ये सब मैं PYQ करवा रहा हूं आपको, और ये जो न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं एक ही पेपर में पूछा गया, ये सब है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि एसिड के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? एसिड के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन में, हम ये क्वेश्चन अभी जो करवा रहे हैं ना, PYQ करवा रहे हैं आप, ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कि कैसा क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में। अब देखिए एसिड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? एसिड का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। हाँ, एसिड जो होता है उसका pH मान 7 से कम होता है। एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को नीले लिटमस में कन्वर्ट करता है। एसिड के जो जलीय विलयन होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। एसिड क्या करता है?
मिथाइल ऑरेंज को रेड कर देता है। एसिड हल्दी में कैसा? पीला रहता है। एसिड फेनोल्फथालीन में कैसा? कलरलेस रहता है, रंगहीन रहता है ना। एसिड और बेस को मिलाने पर क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर बनता है। एसिड का जब मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। यह सब एसिड का कैरेक्टर है, एसिड का गुण है। यानी लेकिन यहां पर कह रहा है कि अम्ल का स्वाद जो है कड़वा होता है, एसिड हैव बिटर टेस्ट। गलत है ना। बिटर टेस्ट किसका होता है जी? बेस का होता है ना, क्षार का होता है। ठीक है, एसिड का स्वाद खट्टा है। ये लिटमस पेपर को रेड लिटमस मतलब नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर देता है। ये क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? सॉल्ट, और क्या बनाता है? वाटर बनाता है। लेकिन आप लोग ये बताइए, ये जो लिटमस पेपर है ये किससे तैयार होता है? लिटमस पेपर को किससे तैयार किया जाता है? आप लोग बताओ, फटाफट बताओ सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अनाग है जिसे कहते हैं। यानी मानव में मूत्र और जो सीमन है, सीमन यानी वीर्य है या स्पर्म है, वो एक ही रास्ते से निकलता है। उस रास्ते का क्या नाम है? और याद रखेंगे, जो आपका लिटमस पेपर होता है वो किससे तैयार होता है जी? लाइकेन से। लाइकेन किसका किसका सहजीवी है? शैवाल और कवक का सहजीवी है। और लाइकेन को क्या बोलते हैं? बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक कहते हैं। यहां पर देखो, हमारा जो यूरिन है ना कैसे निकलता है समझो। ये किडनी है, किडनी से एक रास्ता होता है, इसको बोलते हैं क्या? यूरेटर्स कहते हैं। यूरेटर्स, या फिर इसे कहते हैं मूत्र वाहिनी कहते हैं इसको। और ये यूरेटर्स जाकर के कहां चला जाता है? ये चला जाता है आपका मूत्राशय में। मूत्राशय या फिर जिसे क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। और इसके बाद यहां से एक रास्ता निकला होता है, यहां से ऐसे एक रास्ता निकला होता है जिसे बोलते हैं मूत्र द्वार, या फिर इसे मूत्र मार्ग, या फिर इसे बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। और यहां से ये जो यूरिन है ना हमारा बाहर निकल जाता है, और इसे यूरेथ्रा के द्वारा ही, इसी मूत्र द्वार के द्वारा ही हमारा जो स्पर्म है वो भी बाहर निकलता है। यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मूत्र मार्ग जो है ये हमारा इसका सही उत्तर होगा। और मूत्र का याद रखिएगा, पीला रंग किसके कारण होता है? मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। और यूरोक्रोम का निर्माण किसके कारण? हेमोग्लोबिन के नष्ट होने के कारण होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। मूत्र की अगर बात करें तो याद रखिएगा, जो यूरिन है 24 घंटे में हमारे किडनी के द्वारा कितना? 1.5 लीटर यूरिन का निर्माण होता है। लेकिन 24 घंटे में हमारा किडनी कितना ब्लड को फिल्टर करता है? तो याद रखिएगा 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करता है। 24 घंटे में कितना? 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करता है। ये जो ओविडक्ट है या डिंब वाहिनी है, इसी को फलापियन ट्यूब भी बोलते हैं। याद रखिएगा, मानव शरीर में निषेचन यहीं पर होता है, फर्टिलाइजेशन जो है आपका यहीं पर होता है। बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है? अभी अभी बताए थे आप लोगों को फॉर्मूला, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। क्या एमएन ये सब लिखाए थे कि के में एन का मान कितना, एल का मान, एम का मान कितना है? एम है, एम के लिए एन का मान कितना है? ये कौन सा ऑर्बिट है? तीसरा ऑर्बिट। फॉर्मूले में पुट करो, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना है। कितना हो गया? ये सब पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, पूछा गया क्वेश्चन है ये सब आपके पेपर में। और 25 क्वेश्चन करा रहे हैं हम डेली, आपको 25-30 क्वेश्चन करेंगे, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन। आज भी 25 क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को 20 प्लस करने का टारगेट रखना है। 20 प्लस कम से कम करने का टारगेट रखना है आप लोगों को। केजीएस यूजर जी देखिए, इतना समय नहीं है ना। अगर ये सब कुछ लिखने लगेंगे ना तो फिर क्वेश्चन 10 को करा पाएंगे। तो बाद में आप जो एक्स्ट्रा पॉइंट लिखते हैं ना उसको आप लोग लिखिए। तो रेलवे पारजी ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, हम अपने मन से कोई क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। पीवाईक्यू ये सब एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है।
जो बच्चा प्रीवियस ईयर देखा होगा उसको पता होगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन होता है पता है? ऐसा ऑक्साइड जिसके अंदर एसिटिक और बेसिक दोनों नेचर मौजूद होता है। एक्सपेक्टेड भी करवाएंगे, एक्सपेक्टेड भी करवाएंगे, पहले पीवाईक्यू कर लेते हैं फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड करवाएंगे। अभी आज पीवाईक्यू है, कल से हम लोग एक्सपेक्टेड और पीवाईक्यू दोनों मिक्स करके करेंगे, चिंता मत करके सब कराएंगे। यहां पर याद रखिएगा ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये क्या है? एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या? ऐसा ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर हो, जिसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण हो जिसमें। जैसे और जिंक ऑक्साइड ये भी एग्जाम्पल है ना, जिंक ऑक्साइड ये भी एग्जाम्पल है। शिवानी जी बिल्कुल चिंता मत करिए, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आप निश्चिंत रहिए। एनसीईआरटी ही कराएंगे आपको, पीवाईक्यू के बाद सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। तो इसका सही उत्तर क्या? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्या जब हम आवधिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? कह रहा है कि जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है? ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट से क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा जब ऊपर से नीचे जाता है तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इंक्रीज होता है। वैलेंसी क्या रहती है आपकी? संयोजकता क्या रहती है? सेम रहती है, संयोजकता सेम। एटॉमिक रेडियस क्या होगा? इंक्रीज करेगा। नंबर ऑफ सेल क्या होगा? आपका बढ़ेगा। नंबर ऑफ सेल क्या होगा? इंक्रीज करेगा। लेकिन यहां पर कह रहे हैं सेल की संख्या घट जाती है, गलत है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, सेम रहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इसलिए सेम रहता है। सेल की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। परमाणुविक आकार जो होता है वो घटता नहीं बल्कि क्या होता है? बढ़ता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाकी पीरियोडिक टेबल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना पीरियोडिक टेबल को आप लोग रिवाइज कर सकते हैं उतना रिवाइज करिए, क्योंकि बहुत सवाल यहां से आपके पेपर में बनता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है? ये तो हम लोगों ने कल ही पढ़ा था, है ना। देखिए आप लोग जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि टॉपिक वाइज कराइए सर, टॉपिक वाइज कराइए सर, हमारे पास इतना समय नहीं है, हमारे पास नहीं आपके पास। टॉपिक वाइज करने लगेंगे ना तो एक ही सब्जेक्ट खत्म हो पाएगा आपका, है ना। इसलिए अब टॉपिक वाइज का ये रिवीजन और प्रैक्टिस बैच है, बाबू यहां पर कंप्लीट साइंस को रिवाइज करो, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोडियम। और इसी को क्या कर सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? व्हाइट गोल्ड कहते हैं किसको? प्लैटिनम को। कॉपर से याद रखना, कॉपर में जिंक मिला दो क्या बना देगा? पीतल। कॉपर में टिन मिला दो क्या बना देगा? कांसा। और कॉपर में क्या मिला दो? जिंक मिला दो और निकल मिला दो क्या बना देगा जी? जर्मन सिल्वर बना देगा। क्या बना देगा? जर्मन सिल्वर बना देगा। बराबर है? अरे हाँ या नहीं? ठीक है। तांबा मनुष्य के द्वारा यूज किया गया सबसे पहला धातु है। और तांबा के बारे में याद रखना, ये जो तांबा है ये विद्युत का दूसरा सबसे अच्छा सुचालक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा 20 सेंटीमीटर की वक्रता के त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकल दूरी होगी। क्वेश्चन पूछा गया, आपको लगेगा कि बहुत आसान सा क्वेश्चन, वाकई में आसान है। सिंपल सा फॉर्मूले पे F इज इक्वल टू R/2, वक्रता त्रिज्या दिया है 20/2, कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। लेकिन पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपसे, ठीक है। क्लियर? जो तांबे पर जो हरा रंग होता है ना कमलेश जी, दो कारण से होता है। एक होता है क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और एक कॉपर कार्बोनेट, इस दोनों के कारण होता है ना, इस दोनों के कारण होता है उस पर हरा रंग, ठीक है कमलेश। अगला क्वेश्चन है,
कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर में पूछा गया न्यूमेरिकल है। तांबे के ऊपर जो हरा रंग होता है याद रखना, क्यूप्रस जो कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 उसके कारण होता है, जो पिछले स्लाइड में मैंने लिखा है, लिख लेना वो। यहां पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv², पुट करो वैल्यू और कुछ भी नहीं करना है। 22v कितना है दिया हुआ है ना, 5 × 5 कर दो, 2 से 11 बार में 25 × 11 कितना हो जाएगी, जो 275 होगा ना। कुछ है क्वेश्चन में, अभी हम भी कराएंगे न्यूमेरिकल, हम भी करवाएंगे, खतरनाक खतरनाक वाला न्यूमेरिकल कराएंगे, चिंता मत करो। अभी जो एग्जाम में पूछा गया सब है वो सब कर लो, हम तो करेंगे करेंगे खतरनाक खतरनाक सब न्यूमेरिकल। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि जो है आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार है। यानी कि आप अपने दर्पण के सामने हैं और दर्पण में अपना देख रहे हैं, यानी कि आपका कैसा इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। इसमें से कौन वस्तु का आभासी और छोटा प्रतिबिंब कौन बनाएगा। अवतल दर्पण आभासी बनाता है लेकिन वस्तु से बड़ा बनाता है, आभासी और छोटा नहीं बनाता। समतल दर्पण आभासी बनाता है लेकिन समतल दर्पण आभासी और कैसा बनाता है, समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। यहां पर जो सही उत्तर है इसका वो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर हो जाएगा, क्योंकि यह कन्वेक्स मिरर वस्तु का आभासी, वस्तु से छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कल की क्लास में हम लोगों ने बात करी थी। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन है, यह भी कल बताए हैं, यह कॉन्सेप्ट आपको, यह कल कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है कि आर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, अगर इसका लंबाई एल है और इसका अगर रेजिस्टिविटी रो है, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है जी, रो एल अपॉन क्या होता है, ए होता है, बताया था। कह रहा है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टिविटी बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ता है, और रेजिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला होता है, क्या इसका यूनिट होता है, ओम मीटर। और टेंपरेचर बढ़ाने पर भी आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है साहब। क्लियर है पॉइंट, चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन है। ज्यादा सवाल देख रहे हैं आप लोग, फिजिक्स का क्वेश्चन ज्यादा बन रहा है आपके पेपर में, है ना, जो एलपी और टेक्नीशियन में फिजिक्स का क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। कह रहा है थायरॉक्सिन के संश्लेषण की निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। थायरॉक्सिन कहां से निकलता है, थायराइड ग्रंथि से निकलता है। थायराइड ग्रंथि कहां पर है, गर्दन में, जोड़े में मिलता है, पैर में, और यह तितली के आकार का होता है, इसलिए इसे क्या बोलता है, बटरफ्लाई ग्लैंड या तितली ग्रंथि भी बोलते हैं। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है कौन सा, थायराइड ग्लैंड, सबसे लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। याद रखिएगा ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसके निर्माण में कौन सा तत्व हेल्प करता है, आयोडीन। और थायराइड ग्रंथि के कैंसर में याद रखिएगा कौन सा तत्व हेल्प करता है, थायराइड ग्रंथि के कैंसर के इलाज में कौन सा समस्थानिक हेल्प करता है, I-131। इसी तरह अगर आपसे पूछे इंसुलिन हार्मोन में कौन सा तत्व मिलता है सर, इंसुलिन कहां से निकलता है जी, अग्नाशय के बीटा कोशिका से, अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है क्या, इंसुलिन। और इंसुलिन में क्या पाया जाता है, कौन सा तत्व मिलता है, याद रखना जस्ता, जस्ता मिलता है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और अगर इंसुलिन का कमी हो जाता है ना, इंसुलिन का अगर कमी हो जाता है तो बीमारी कौन सा होता है, डायबिटीज होता है ना। और आयोडीन की अगर कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी से बीमारी कौन सी होती है, याद रखिएगा गॉइटर। कौन सा बीमारी होता है जी, गॉइटर, गॉइटर यानी घेघा रोग होता है, ठीक। और सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है, सबसे क्रियाशील धातु पोटेशियम है।
सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है? पोटेशियम है। और आयोडीन के बारे में याद रखना, मेढक के टेडपोल या मेढक के अंडे के मेटामॉर्फोसिस के लिए, उसके उत्पादन को बढ़ाने में कौन हेल्प करता है? आयोडीन। आयोडीन एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ भी है, सब्लिमेट मटेरियल भी है। कहेंगे सब्लिमेट मटेरियल का मतलब क्या होता है सर? ऐसा पदार्थ जो सीधे सॉलिड से गैस में, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे पदार्थ को क्या बोलता है? ऊर्ध्वपातित पदार्थ, सब्लिमेट मटेरियल। इसका एग्जाम्पल और भी है, कपूर, नप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड या नौसादर, ड्राई आइस या सूखा बर्फ, या जो सॉलिड CO2 होता है जिसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, उसी को क्या बोलते हैं? ड्राई आइस कहते हैं। ये सब क्या है? इसके बाद बेंजोइक एसिड, ये सब क्या? ये सब याद रखिएगा उदाहरण है किसका? ऊर्ध्वपातित पदार्थ का। चलो अगला क्वेश्चन है। अच्छा, कैल्शियम से याद रखिएगा, हमारे शरीर में देखो दो तरह का सवाल बनता है। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट धातु, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट मेटल कौन सा है जी? कैल्शियम। लेकिन अगर आपसे पूछे हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट तत्व कौन सा है, एलिमेंट कौन सा है, तब ऑक्सीजन होगा। सबसे ज्यादा अगर तत्व पूछे ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा धातु पूछे कैल्शियम। बात समझ में आ गया? आया नहीं बोलो। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियम की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? सिंपल यहां से पूछ रहा है, रसायन विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, इन्होंने सबसे पहले एलिमेंट को मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स में क्लासिफाई किया। लेकिन आप लोग ये बताइए, एलिमेंट वर्ड का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? एलिमेंट वर्ड का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? आप लोग ये बताइए। ये जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड हैं, इन्होंने याद रखिएगा किसको खोजा? एटम का न्यूक्लियस, नाभिक की खोज की। अर्नेस्ट रदरफोर्ड नाभिक की खोज की। ठीक है, आप लोग ये बताइए, एलिमेंट वर्ड का प्रयोग किसने किया? एलिमेंट वर्ड का प्रयोग सबसे पहले याद रखिएगा किसने किया था? रॉबर्ट बॉयल ने। कब किया था? इन 1661 में रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? एलिमेंट वर्ड का प्रयोग किया था। ये जो बुक वगैरह कॉपी जो रखा है साथ में आपने, उसमें आप लिखिए इन सब पॉइंट को। नहीं लिख रहे हैं तो आपका नुकसान हो रहा है फिर। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन। ये टेम्परेचर स्केल से क्वेश्चन, और ये आसान सा क्वेश्चन। कल से हम लोग क्या करेंगे? कल से हम लोग लगभग 25 क्वेश्चन अगर करेंगे तो 10-12 क्वेश्चन पीवाईक्यू रहेगा, 10-12 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहेगा, है ना। कल से 10-12 हम पीवाईक्यू रखेंगे और 10-12 एक्सपेक्टेड रखेंगे, मतलब 25 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो अगर मान लो केल्विन को अगर आपको किसमें कन्वर्ट करना है? सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो सेल्सियस, केल्विन को अगर आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या होता है? C/5 इज इक्वल टू K - 273/5। यही होता है ना रिलेशन। यानी अगर आपको केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो C में क्या करेंगे? 273 आप ऐड कर दीजिए। सेल्सियस में अगर आप 273 ऐड करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केल्विन में। यानी दिए गए तापमान में हम क्या करेंगे? 273 जोड़ेंगे ना, तभी तो आपका जो सेल्सियस है ये किस में कन्वर्ट होगा? केल्विन में कन्वर्ट होगा। यानी 0 केल्विन जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परम शून्य तापमान कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? परम शून्य तापमान, अब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? 273.15 केल्विन। पॉइंट में अगर याद रखेंगे तो। और याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, यानी 277 केल्विन पर पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। सर ये याद रखेंगे आप लोग। हमारे बॉडी का टेम्परेचर सर कितना होता है? हमारे बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 फारेनहाइट, और केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन। अलग अलग ये सब रखेंगे, यहां से सवाल आपका बनता है। हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कौन करता है? आप लोग ये बताओ।
हमारे शरीर के तापमान को कौन सा अंग नियंत्रित करता है? और बॉडी को टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं ना सर, उसको मेजर करते हैं एक थर्मामीटर से, जिसे बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। और क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज कितना होता है? याद रखिएगा 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है उसका रेंज। और क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? याद रखिएगा सर क्लिफोर्ड एल्बर्ट ने। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसका आविष्कार किसने? सर क्लिफोर्ड एल्बर्ट ने किया था। और जो सबसे पहला थर्मामीटर है, सबसे पहला थर्मामीटर किसने डेवलप किया था? वो किया था किसने? गलीलियो ने। किसने? गलीलियो ने। ठीक है। और हाइपोथैलेमस जो है यही हमारे बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है? रेगुलेट करता है। अगला क्वेश्चन है, अभी अभी आपको बताया था एसिड बेस सॉल्ट वाले क्वेश्चन में, एसिड बेस सॉल्ट वाले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी किसी एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट। और साथ ही क्या रिलीज करता है जी? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और ये हाइड्रोजन गैस किस साउंड के साथ जलता है? पॉप साउंड के साथ जलता है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? सॉल्ट। और कौन सा गैस रिलीज करेगा? हाइड्रोजन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और चलते हैं आज के अंतिम सवाल पर। करेक्ट, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है? इसमें किसमें क्लोरीन है बताओ? सबका फॉर्मूला पता है ना तुम लोगों को? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। वॉशिंग फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। बेकिंग सोडा है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। और बेकिंग पाउडर कैसे बनता है पता है? ये NaHCO3 है ना, इसमें क्या मिला देता है? इसमें मिला देता है टर्टरिक एसिड मिला देता है। क्या मिला देता है? टर्टरिक अम्ल। अब कहोगे टर्टरिक अम्ल शब्द कहां पर मिलता है? इमली में, अंगूर में, कच्चा आम में क्या मिलता है? टर्टरिक एसिड। सब लोग ये बताओ अंगूर का उत्पादन क्या कहलाता है? अंगूर के उत्पादन को क्या कहते हैं? आप लोग फटाफट बताइए सभी लोग। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा बताओ? और कल बताए भी थे आप लोगों को कैसे ब्लीचिंग पाउडर बनता है, पूरा प्रोसेस भी बताए थे। क्या करते हैं जी? ये भुजा हुआ चूना है, इसके साथ क्लोरीन मिला देते हैं, क्या बना देता है? CaOCl2। और साथ ही साथ क्या बना देता है? पानी। बताए थे ना? वीटी कल्चर। बहुत बढ़िया। अब कितना क्वेश्चन तुम लोगों का सही हुआ? 25 में से सही से बताना सब लोग। 20 या 20 प्लस है तो समझो ठीक है, अगर 20 या उससे कम है तो मेहनत करिए आप लोग। बाकी कल हम लोग फिर से मिलेंगे ऐसे ही 25 सवालों के साथ, जिसमें कि कुछ PYQ होंगे और कुछ आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग वन लाइनर वाला कॉपी रखिए और जितना भी आपको बताया जाता है उसको आप जरूर लिखा करिए। नया चीज देखते हैं तो कम से कम इस पूरा सेशन को कंप्लीट होते होते ना, जब ये बैच कंप्लीट होगा, कम से कम 5000 से ज्यादा पॉइंट होगा तुम लोगों के कॉपी में। लिख के देते हैं 5000 से ज्यादा पॉइंट हो। चलिए तो मिलते हैं आपसे फिर कल की क्लास में इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड